क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी काइनेटिक थियरी पढ़ेंगे और ऑसिलेशंस भी आज ही करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले 3 चैप्टर्स हो गए ना हमारे, सॉलिड्स, फ्लूइड्स और वो हो गया ना, सॉलिड्स, फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज हो गया, केटीजी, थर्मो और ऑसिलेशंस हम अभी कर लेंगे। और कल की क्लास में हम वेव्स जो है वो करेंगे। कल की क्लास में हो तो चुके बेटा सारे, कल की क्लास में हो चुके बेटा ये बाकी सारे चैप्टर्स तो, ठीक है। इसके नोट्स और रिकॉर्डिंग सब बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अभी हम काइनेटिक थियरी पढ़ेंगे। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के बाद बेटा 5 बजे ये वाली क्लास शुरू हुई है, दिस विल एंड एट 6:15। 6:45 वाली जो क्लास है उसमें हम थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे, और 8:30 वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम वो पढ़ेंगे ऑसिलेशन, ठीक है बेटा। कृष्णा, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है वो पहले हम एक बार रिवाइज कर चुके हैं, जब पेपर के टाइम पे मैंने रिवाइज करवाया था, तो तब आप एक बार अच्छा अच्छा एक बार फिर से उसको रिवाइज करो, वहां से वो वीडियो देख लो चाहे, उसमें आपकी सारी की सारी थियरी और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। हाँ, कल की सारी वीडियोस आपकी अपलोड हो चुकी हैं। ऑल राइट, कल वेव्स के साथ में आई एम थिंकिंग दैट हम वो रोटेशन और वर्क पावर एनर्जी और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के फर्स्ट टर्म के भी चैप्टर्स हो जाएंगे। कल क्लास है, क्यों नहीं है, कल तो क्लास है, हम ऐसे 3 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास शुरू करी जाए। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, सिंपल चैप्टर है, इसमें ज्यादा डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है ये, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पता ही हैं, जो वो प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालते हैं वो जरूरी है, उस प्रेशर से आप काइनेटिक एनर्जी के बीच में और प्रेशर के बीच में रिलेशन डिराइव करते हो वो जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वाला पार्ट भी जरूरी है, जो वीआरएमएस से आप निकालते हो कि टेम्परेचर की क्या वैल्यू है। फिर वीआरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच में जो रिलेशन है वो भी आप देख सकते हो कि क्या होता है। बाकी इस चैप्टर में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप आगे वाला जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स में उसको भी आप अप्लाई करते हो, ठीक है बेटा। और इसके बाद आपका इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, इतना ही है। एक मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी है, वो भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां से आपके मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल राइट, तो चलो फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं। सो दिस इज ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग ही बताओ, एक तो हमारे पास रियल गैसेस होती हैं, एक हमारे पास आइडियल गैसेस होती हैं, है ना। हमने जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब पढ़ा था हम लोगों ने कि एक हमारे पास रियल गैस होती है, एक हमारे पास आइडियल गैस है, ठीक है। तो आइडियल गैस होती है आपकी परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। परफेक्ट गैस होती है आपकी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली जो इक्वेशन है वो उसको फॉलो करती है। तो आपकी आइडियली परफेक्ट गैस एग्जिस्ट नहीं करती, रियल गैस एग्जिस्ट करती है। बट ऐसी 2 कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपकी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन के काफी क्लोज आ जाती है, ठीक है। तो बताओ अब ऐसा कब होता है, व्हाट आर दीज 2 कंडीशंस। बिल्कुल सही बेटा, थियोरेटिकल है आइडियल गैस, वेरी गुड, सब बच्चों को ऑलरेडी पता है इसका आंसर, गुड जॉब। द आंसर इज एज यू गाइस हैव सेड, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बट ऐसा होता क्यों है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में ऐसी क्या खास बात है कि दिस इज हैपनिंग, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में ऐसा होता क्यों है, ठीक है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। आइडियल गैस में हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अभी शिवानी क्वेश्चंस के साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपका ये वाला भी कंडीशन है, ये डीओएफ वगैरह वाला सब कुछ पढ़ लेंगे। हाई टेम्परेचर पे होता क्या है, इसको थोड़ा सा दिमाग में समझो कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है ना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स बहुत तेज तेज चलने लग जाते हैं। तो सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्ट दे विल आल्सो कोलाइड फास्टर, फास्टर कोलिजन होएगा उनके बीच में, वॉल्स ऑफ कंटेनर के बीच में भी फास्टर कोलिजन होएगा, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो उसको ओवरकम कर लेते हैं। और यही आपकी एक कंडीशन आइडियल गैस की होती है। हमने जब पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस पढ़े तो ये उसकी एक कंडीशन थी। सो दैट इज व्हाई हाई टेम्परेचर जो होता है वो आपका फैसिलिटेट करता है कि आपकी रियल गैस आइडियल गैस की तरह एक्ट करने लग जाए, ठीक है। तो इसको भी ब्रीफ में लिख लो। अगर आपसे यहाँ पे रीजन पूछे तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से कोलिजन इंक्रीजेस, कोलिजन इंक्रीजेस और मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अवे, मॉलिक्यूल्स मूव अवे एंड ओवरकम, मॉलिक्यूल्स मूव अवे एंड ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर जाते हैं। अब क्या होता है, जब आप प्रेशर वाली
चीज के बारे में बात करते हो, गुड इवनिंग सभी बच्चों को बेटा। अगर आप प्रेशर वाली चीज की बात करते हो, अगर आप सपोज प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, तो आपकी जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी वॉल्यूम बढ़ गई। हमें पता है यार, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहता है। क्योंकि आपकी वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर गई, तो फिर से आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, है ना। फिर से यही होगा, मॉलिक्यूल्स मूव अवे एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। तो दोनों सिचुएशन में चीज वही हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ पर भी कम हो जाएगी। सुहाना बच्चा हैंड रेज कर रखा है, अच्छा पॉज है आई थिंक स्क्रीन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। इज दिस क्लियर गाइस? कंडीशंस भी समझ में आई, जो रीजंस है वो भी समझ में आए। इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो टॉपिक है वो भी पढ़ लेंगे और उसके आसपास के भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम समझ लेंगे। ठीक है, अभी विजिबल है सब बच्चों को? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। ऑल राइट। हाँ जोया बेटा, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, व्हेन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है तब आपने सही बोला है बेटा। ऑल राइट, चलो अभी आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से रुक गया मेरा। ओके, कैन यू गाइस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा रहे हो तो आपकी आरएमएस स्पीड जो होगी वो कैसे चेंज होएगी? हाँ, दोनों केसेस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। सो दैट इज वाई आपकी जो गैस है वो थोड़ी सी आइडियल गैस के क्लोज चली जाती है। ठीक है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। ऑलराइट, तो अब बताओ वीआरएमएस की वैल्यू क्या होती है, अगर बच्चों को याद हो तो? ऑलराइट, मेघा इज सेइंग विल बी हाफ। बाकी बच्चे ही बताओ। चलो, तो बेटा इसका एक्चुअली आंसर होता है ना कि स्पीड आपकी चेंज नहीं होगी। स्पीड विल नॉट चेंज। स्पीड जो है आपकी चेंज नहीं होगी। आरएमएस स्पीड जो होती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे मैटर नहीं करती। क्यों, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा एक एक्सप्रेशन देखा है हमने वी आर एम एस का, दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन एम। है ना, यहाँ पे टी जो है आपका टेम्परेचर के बराबर होता है। बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पे टी आपका टेम्परेचर होता है और एम क्या होता है? एम होता है आपका मोलर मास। है ना, मोलर मास जो हो गया कि आपका भाई एक मोल का मास कितना है, ग्राम पर मोल में इसको हम मेजर करते हैं। दैट इज वाई आप देख सकते हो कि आरएमएस स्पीड जो है वो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं कर रही, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं कर रही ना इस सिचुएशन में। इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द मोलर मास विच विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/v फॉर अ परफेक्ट गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप लोग ही मुझे बताओ, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो क्या होता है? व्हाट इज द लॉ व्हिच यू हैव हियर इफ यू आर हैविंग कांस्टेंट टेम्परेचर? वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इज इट ओके? इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। मेरे पास प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया। तो अब मुझे ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है? आई हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन 1/v एंड प्रेशर। तो आप लोग ये बताओ ये ग्राफ कैसा आएगा? अगर 1/v और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा ना। सही बात है यार, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ऑलराइट, और अगर आप लोगों से पूछें कि अगर मैं ऐसा ही ग्राफ 2-3 अलग अलग टेम्परेचर पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये भी आप नोट डाउन कर लो, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अगर ये ग्राफ मैंने T1 पे ड्रॉ करा, ये T2 पे ड्रॉ करा, ये T3 पे ड्रॉ करा, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है या T3 ज्यादा है। इस सिचुएशन में T3 सबसे ज्यादा होगा, T2 फिर T1। ठीक है, तो इस तरीके का भी आप ग्राफ याद रखने की कोशिश कर सकते हो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड। क्लियर है ये वाली चीज? ऐसे केटीजी दिमाग में थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों। चलो वेरी गुड, तो आगे चलते हैं। अब बताओ, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोल रहे थे रिवाइज करने के लिए, तो कौन से फैक्टर्स है जिस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है आपकी? द फैक्टर्स ऑन विच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस डिपेंड्स, व्हाट आर दोस फैक्टर्स?
ऑल राइट, वेरी गुड। एटॉमिसिटी पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर तो एटॉमिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है? ठीक है, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल का? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हमने देखा है ना कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। शेप साइज, बिल्कुल सही बोल रहे हो, शेप साइज पे डिपेंड करेगा। और तीसरा और आखिरी फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या है गैस का? तो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वाइब्रेशनल मोड्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर काफी कम रहता है तो उस पर वाइब्रेशनल मोड्स नहीं होते। अगर आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर तो वाइब्रेशनल मोड्स ऐड हो जाते हैं। इसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? ये क्लियर है यहां तक? विजिबल है बेटा शुभांगी इकरम स्क्रीन? यस, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि अगर आपका जो टेम्परेचर है गैस का वो आपने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है तो आरएमएस, जो नई आरएमएस स्पीड होगी वो कितनी होगी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। आरएमएस स्पीड का एक्सप्रेशन आपको आज की क्लास के बाद रट जाएगा, मतलब मैं ये भी नहीं बोल रही कि याद होएगा, रट जाएगा। ठीक है, तो वी आरएमएस का एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है? √3 RT अपॉन एम, जहां पे एम आपका मोलर मास होता है। ठीक है, इधर एम जो है आपका मोलर मास होता है, टी आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला है बेटा कि आपका जो नया वीआरएमएस है, जो न्यू वीआरएमएस है, वो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो जाएगा। है ना, जो नया वीआरएमएस है वो आपके पास क्यों आएगा? बिकॉज आपका टेम्परेचर 3 टाइम्स हो रहा है। सो यू विल ऑब्टेन 3R मल्टीप्लाइड बाय 3T डिवाइडेड बाय M। राइट? इज इट विजिबल गाइस? इज इट ओके? ठीक है बेटा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करा है तो उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट आप मत लगाओ कि जीरो से हमने इंक्रीज कर दिया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जो भी गैस का टेम्परेचर था उसको आपने इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स से। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो वंशिका बेटा, वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रहती है। सो दिस इज इक्वल टू √3 ऑफ √3 RT अपॉन एम। तो यहां से आ गया ना मेरा रिलेशन, दैट ये जो नया मेरे पास वी आर एम एस आया है, द न्यू वैल्यू ऑफ आर एम एस वेलोसिटी इज √3 टाइम्स ऑफ द ओल्ड वैल्यू ऑफ वी आर एम एस। इज दिस ओके गाइस? सिंपल इनफ, इजी पीजी। चलें आगे। यस मैम, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके सीबीएसई में, बार बार बता रही हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं आती। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। अब ये फिर से आरएमएस का ही क्वेश्चन है। आपके पास अगर एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर यू आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर उस कंटेनर के अंदर आप छेद कर दोगे, उस कंटेनर के अंदर आपने होल कर दिया, तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में से कौन सी गैस आपकी फास्टर लीक करेगी? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोगों को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ही कंसिडर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे। आप लोगों को पता है कि वीआरएमएस की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने देखा √3 RT अपॉन एम। बोल रही हूँ रट जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर एम जो होता है दैट इज योर मोलर मास। ठीक है, एम जो होता है वो आपका मोलर मास होता है। आप लोगों को पता है कि एम फॉर हाइड्रोजन इज ज्यादा या कम? एम फॉर हाइड्रोजन इज ज्यादा या कम? कम होता है ना, मास ऑफ जो हाइड्रोजन होता है कम होता है ना बेटा। जो आपका मोलर मास हाइड्रोजन का होता है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। सो दैट इज वाई जो वीआरएमएस स्पीड रहेगी हाइड्रोजन की, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइड्रोजन की वीआरएमएस स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू वीआरएमएस स्पीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन गैस होगी दैट विल लीक रैपिडली। हाइड्रोजन गैस, hydrogen gas leaks rapidly from the container. Is this question clear? बच्चे ना यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एम वाली चीज उनको पता ही नहीं रहती कि मास है, मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, क्या है। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन में ये चीज याद रख लो कि √3 RT अपॉन एम जो होता है उसके अंदर एम जो है वो आपका मोलर मास है, कैपिटल एम तभी। सिंपल। आगे चले अगले क्वेश्चन पे।
तो वो भी सिंपल ही है यार। अब तो 2 क्वेश्चन है, ये 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, 1 2 मार्क के अंदर आते हैं। हाँ बेटा, जिसका मोलर मास कम होएगा उसका आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। सेम टेम्परेचर की अगर आप बात कर रहे हो तब। ऑल राइट। नहीं, गैस का मोलर मास लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना भी लिख दोगे तो काफी है कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा वी आर एम एस स्पीड जो होती है शिवानी बच्चा, वो होती है √3 RT/m, जहाँ पे m आपका मोलर मास है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास बहुत कम होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास के बराबर जो होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का तो मोलर मास काफी ज्यादा होता है, मुझे वैल्यू याद नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास काफी ज्यादा होता है ना। हाइड्रोजन का मोलर मास कम होता है आपका। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपकी जो VRMS रहेगी हाइड्रोजन की, वो ज्यादा हो जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड से। बेटा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे टी की जगह सब्सटीट्यूट कर देना। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था ना हमने कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर 3 टाइम्स हो रहा था, तो हमने 3T लिखा था ना उसको, राइट। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है और उसका हाइड्रोजन का शायद 2 होता है जितना मुझे याद है। बेटा VRMS जो होती है इट इज इक्वल टू √3 RT/m। जब प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि VRMS होती क्या है, जितनी आपकी वेलोसिटीज हैं उनका स्क्वायर किया हमने। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो पहले आपने जितनी वेलोसिटीज थी उनका स्क्वायर लिया, फिर आपने उनका मीन ले लिया और फिर उसको अंडर रूट करा, तो वो आपकी VRMS निकल के आती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास √3 RT/m आती है। H2O का 18 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है या फिर 2 होता है ना, हाइड्रोजन गैस का। बेटा इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन इजी हैं, बहुत सिंपल है कि आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो VRMS कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक बार नोट्स में से देखना, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। सेकंड में मतलब मुस्कान, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया बच्चा। हाँ हाँ, स्लाइड्स भेज दूंगी, सारे चैप्टर की स्लाइड्स पहुंच चुकी है ना अभी तक रिवीजन की। बेटा यहाँ पे आप देखो ना कि VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन मोलर मास, है ना। VRMS जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन मोलर मास। तो आपका जो मोलर मास है हाइड्रोजन का वो कम होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इतना ही तो बताना है आपको। ठीक है मुस्कान बेटा, एक बार फिर लास्ट तक रुकना, एक बार लास्ट में एक बार बता दूंगी आपको वो वाला क्वेश्चन। ऑल राइट, यस वेरी गुड वंशिका, सही बोल रहे हो। अब आ जाओ, अब इसका रीजन बताओ कि अगर आप किसी गैस के बारे में बात कर रहे हो और उसका आप वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट रख दो तो उसका टेम्परेचर आप बढ़ा नहीं पाओगे। तो भाई कुछ ऐसा है नहीं, आपको पता है कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो अगर आप पी और वी को कांस्टेंट कर दोगे, अगर आप पी एंड वी को कांस्टेंट कर दोगे, इफ पी एंड वी आर कांस्टेंट, तो टी भी ऑल्सो कांस्टेंट हो जाएगा। पढ़ा है ना इसे आइडियल गैस इक्वेशन में, है ना, कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, इफ पी एंड वी आर कांस्टेंट टी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। होपिंग कि यही वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, फिर तो दिक्कत ही नहीं आएगी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है किसी गैस की, जिसका प्रेशर आपको गिवन है पी के बराबर। ठीक है, जिसका प्रेशर आपको गिवन है पी के बराबर। तो कोई मुझे ये याद दिलाओ कि पी की क्या वैल्यू आती है, इफ यू गाइस रिमेंबर। आप रो और VRMS के केस में निकालते हो ना प्रेशर की वैल्यू, क्या आती है? रो जी एच तो बेटा उसमें आती है फ्लूइड्स में। यहाँ पर हमने निकाली थी कि पी की वैल्यू इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रो VRMS का स्क्वायर। यस मैम, नो मैम, है ना। NRT/V भी आती है आइडियल गैस के केस में। 1/3 ऑफ रो VRMS का स्क्वायर हमने वैल्यू निकाली थी ना बच्चों। ठीक है, इसके वाले चैप्टर को अगर आपको रिवाइज करना है ना, तो एक बार मेरे केटीजी के नोट्स जरूर देखना, उसमें बहुत शॉर्ट तरीके से ये नोट्स हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है कितनी होती है, ½ mv², है ना, ½ mv²। तो यहाँ पे आपके पास VRMS की वैल्यू आती है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो डेंसिटी नहीं आ जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो VRMS का स्क्वायर। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस गाइस? तो अब यहां से मैं प्रेशर और इसके बीच में रिलेशन निकाल सकती हूँ।
I can determine the relation between pressure and this. राइट, काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर हो गई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब अगर मुझे प्रेशर और इसके बीच में रिलेशन निकालना है तो वो भी तो मैं निकाल सकती हूँ। काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ये जो रो मल्टीप्लाइड बाय वी आर एम एस का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3p, so this will come out to be 3/2 into pressure। एक बार रिपीट कर दूं, सबसे पहले ये वाला जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेशर का एक्सप्रेशन कैसे आया, 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन इस केटीजी चैप्टर से यही वाली डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ के बाद लिखा है रो वी आर एम एस का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी तो मास वॉल्यूम से डिवाइड हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ रो वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ रो वी आर एम एस के स्क्वायर के बराबर। तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम में रिलेशन आ जाएगा ना मेरे पास, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। बेटा जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, आई थिंक स्क्रीन तो अभी सबको विजिबल है, एक बार आप लोग कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो बच्चों। इज दिस क्वेश्चन ओके गाइस, जिनको समझ नहीं आ रहा था उनको समझ में आया, मीनू, सुहाना, मेघा, 3/2 कैसे, चलो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। 3/2 ऐसे कि ये वाला जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है, यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि रो मल्टीप्लाइड बाय वी आर एम एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3p, और इसको मैं इधर सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ तो 3p/2 आ जाएगा, वरना दोनों का रेशियो लेके निकाल लो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया नंदिनी, सुहाना? अरे दोनों का रेशियो ले लो ना, रो आर एम एस, रो वी आर एम एस का स्क्वायर और रो वी आर एम एस का स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये 3/2 ही तो बचेगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? दिस क्वेश्चन इज समथिंग विच लाइक आई एम गेटिंग अ गट फीलिंग कि इसके अराउंड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, तो मैं थोड़ा वेट भी कर रही हूँ कि समझ में आ जाए। ठीक है, यूजुअली ये वाला क्वेश्चन आपका आता है। हाँ, 3/2p के बराबर रहती है बेटा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी। बेटा काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर होती है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखोगे तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी ना शिवानी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब थोड़े से जो 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उस पर आ जाओ, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये आएगा तो 1 मार्क में ही आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है नहीं, तो ये तो आप लोगों ने देख रखी है कि अगर आपका गाड़ी वाड़ी होती है तो गाड़ी के टायर जो होते हैं अगर बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं तो जो एयर प्रेशर होता है ना टायर का वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, जो ये एयर प्रेशर होता है टायर का वो बढ़ जाता है, तभी टायर फटने वगैरह का दिक्कत रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है शिवानी बेटा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे जो हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम वाली ही होती है। तो अब अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा है कि जो एयर प्रेशर रहता है टायर में वो बढ़ जाता है। हाँ, ये सपोर्ट मटेरियल का ही क्वेश्चन है, तो अभी मैं बोल रही हूँ कि आज की क्लास में, अब ये वाली जो सीबीएसई वाली क्लासेस है उसमें काफी सारे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी मिल सकते हैं, मतलब मिक्स एंड मैच मिलेगा क्वेश्चन का, बट जो आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे वही मिलेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जब आपका ऑटोमोबाइल ट्रैवल करता है तो देयर इज सम वर्क विच इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, है ना, वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखोगे कि यहाँ पे आपका वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो इसकी वजह से दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, इसको इमेजिन करना भी इजी है, सोचना भी इजी है इसके बारे में कि हाँ मैम ये वाला जो वर्क डन है वो मेरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये हीट बढ़ गई आपकी सिस्टम के अंदर तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है हमारे पास, सो दैट इज व्हाई आपका प्रेशर ऑल्सो राइजेस बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Pressure rises since pressure is directly proportional to temperature. ठीक है, very good. Is this clear guys? Is this question also okay? Simple question है, very simple question.
ठीक है, आगे चलो यार, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, मेरे को लग रहा है सारे क्वेश्चन आज की क्लास में सिंपल ही है, केटीजी वाला चैप्टर ही सिंपल है। अ गैस स्टोरेज टैंक हैज अ स्मॉल लीक, प्रेशर इन टैंक ड्रॉप्स मोर क्विकली इफ द गैस इज हाइड्रोजन देन इफ इट इज ऑक्सीजन, व्हाई? अच्छा ठीक है रवि बेटा, व्हाई डज दिस हैपन? अगर आपके गैस के स्टोरेज टैंक में छोटा सा लीक है, तो आपका जो प्रेशर रहेगा ना टैंक के अंदर, वो जल्दी गिर जाएगा अगर गैस आपकी हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू इफ यू आर हैविंग ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, यहाँ पे वीआरएमएस का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। वीआरएमएस होता है आपका अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम के बराबर। ठीक है, इसी को आप प्रेशर के टर्म में भी लिखते हो। प्रेशर के टर्म में ये होता है आपका 3P/ρ के बराबर, 3P/ρ के बराबर भी होता है, राइट। वीआरएमएस होती है बेटा आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वीआरएमएस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं कि जितनी आपकी वेलोसिटीज है उनका स्क्वायर किया, उनका मीन ले लिया आप लोगों ने, सो अंटिल वीएन स्क्वायर, आपने उनका मीन ले लिया एंड यू आर टेकिंग द रूट, तो आपके पास वीआरएमएस स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में वीआरएमएस जो वेलोसिटी रहती है हाइड्रोजन के केस में ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन आपकी जो हाइड्रोजन के केस में वेलोसिटी है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि मोलर मास जो है वो इसका अलग है, सिंस मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो प्रेशर रहेगा वो भी जल्दी ड्रॉप हो जाएगा अगर आपके पास हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? बेटा हिंदी में रूट मीन स्क्वायर ही होता है, हिंदी में मुझे रूट मीन स्क्वायर तो नहीं पता है ना। आप स्क्वायर करो सारी की सारी वेलोसिटीज का, आपके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो अलग अलग वेलोसिटी से रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो उन सारे के सारे स्क्वायर, उनके सारे की सारी जो वेलोसिटीज है उनको अगर मैं स्क्वायर करके मीन करती हूँ और फिर उसका अंडर रूट लेती हूँ, तब हमारे पास वीआरएमएस वेलोसिटी आती है। हाँ भाई मैं बोल रही हूँ सेम क्वेश्चन ही है, केटीजी के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं नहीं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका वीआरएमएस का ही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका वीआरएमएस का ही है बेटा, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा पिछले क्वेश्चन के बाद। तो ये वाला क्वेश्चन भी वीआरएमएस का ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप क्वेश्चन को खाली लैंग्वेज देखो कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, अभी विजिबल हो जाएगा। एकदम अटक गई है यार, मेरी स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है, अभी विजिबल है बेटा? ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच इज फ्रॉम वीआरएमएस ओनली। आपको बोला क्या है, इसको अच्छे से समझो। टू वेसल्स ऑफ सेम वॉल्यूम, आपके पास दो वेसल्स हैं। ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगी बेटा, बिटली लिंक जो है वो आप लोगों के ना उसमें एडेड है ऑलरेडी, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका जो लिंक है वो ऑलरेडी एडेड है। ठीक है शिवानी, मेरे पास आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसका मैं रिप्लाई करूं बच्चा? अच्छा, वो एक्सप्रेशन है बेटा वीआरएमएस का, वीआरएमएस का एक्सप्रेशन आपका वहीं से निकलता है। फिर अगर आप डेंसिटी को m/v के टर्म में लिख देते हो तो ऊपर पीवी आता है, पीवी को आप एनआरटी के तरीके से लिख सकते हो, तब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपके पास वो दोनों एक्सप्रेशन वैलिड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन क्या है, यू आर गिवन टू वेसल्स, आपके पास दो वेसल्स हैं जो सेम वॉल्यूम के हैं। ठीक है, जो आपके पास सेम वॉल्यूम के आपके पास दो वेसल्स हैं और उनको सेम गैस में भरा गया है सेम टेम्परेचर पे, खाली प्रेशर जो है वो आपका 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, खाली जो आपका प्रेशर है वो 1:2 के रेशियो में है। तो सबसे पहले आपको ये चीज बतानी है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आप ये चीज बताओ कि क्या होगी, आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल का क्या रेशियो होगा। इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बता देती हूँ क्यों। कंफ्यूजन क्या होती है कि बच्चों को अगर ये वाला एक्सप्रेशन याद है, दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P/ρ, तो वो देख लेंगे क्योंकि प्रेशर मेरा 1:2 के रेशियो में है तो वीआरएमएस का भी रेशियो आना चाहिए, है ना। बच्चे यही बोलते हैं कि मैम प्रेशर तो मेरा, लेकिन यहाँ पे रेशियो में ना 1:2 के, तो वीआरएमएस का भी रेशियो अगर मैं लूंगी तो रेशियो आना चाहिए, बट दैट डज नॉट हैपन, क्योंकि इसको हमने देखा इसका एक अलग एक्सप्रेशन है 3RT/m। 3RT/m भी तो एक्सप्रेशन देखा है ना हमने। तो जो आपकी वीआरएमएस स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वीआरएमएस स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हो, ये वाला यहीं पे ये ट्रिकी लगती है, सिंस T इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
तो आपकी जो भी आपकी VRMS1 कर लो, VRMS1 का रेशियो विद VRMS2 विल बी इक्वल 1:1। ठीक है, दोनों का जो आपका रेशियो रहेगा वो आपके पास 1:1 आना चाहिए, रेशियो आपके पास अलग नहीं आएगा। ऑलराइट, इज दिस ओके? पहला वाला पार्ट समझ में आया? क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आपसे दूसरी चीज क्या पूछी गई है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में रेशियो बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर डेंसिटी के बीच में रेशियो बताओ। शिवानी बच्चा क्या समझ नहीं आया? ये वाली तो चीज इजी है। ठीक है, ये वाली चीज इजी है ना बेटा आपकी। इसमें VRMS आपको पता है कि √3p/ρ होती है। VRMS का ही हमने एक और एक्सप्रेशन देखा है, √3RT/m के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो इफ योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन VRMS की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो रहेगा, VRMS स्पीड का जो रेशियो रहता है वो आपका 1:1 के बराबर रहता है। इज इट ओके नाउ बेटा? राइट मंशा बेटा, ये आपका उसका क्वेश्चन है। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप करो ऐसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अभी की क्लास में जो हमारे केटीजी वाले क्वेश्चंस है थोड़े से वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं वहां पे आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। ऑलराइट, तो अब सेकंड पार्ट देखो। प्रेशर को आप लोगों ने कैसे याद कर रखा है? 1/3 ρ×VRMS का स्क्वायर। इसका एक और एक्सप्रेशन भी आता है जब हम डेरिवेशन करते हैं। 1/3 अगर डेंसिटी को लिख दो मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये जो VRMS का स्क्वायर है वो, मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर है वो। बेटा अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, VRMS वाली चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, व्हाट इफ प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टी इज वेरिएबल, तो आपकी VRMS चेंज हो जाएगी बच्चा। सेकंड पार्ट में मैंने क्या बोला है कि प्रेशर जो होता है आपका 1/3 ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ ना, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और टोटल गैस का मास कितना हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही तो हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो आप देख सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं एन को बोल रही हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज देखी। डेंसिटी को लिख सकते हैं ना यार, मास कितना होगा, सारे मॉलिक्यूल्स का ही तो मास होगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो mn लिख सकती हूँ ना उसको मैं। राइट, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी डिड व्हेन वी वर डूइंग द डेरिवेशन ऑफ केटीजी बच्चों। ठीक है, ये वाली चीज भी जब हम डेरिवेशन कर रहे थे केटीजी की, तो हमने बल्कि इसी फॉर्म में अपना आंसर निकाला था। इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने अपना जो आंसर निकाला था केटीजी की डेरिवेशन का, जब प्रेशर की डेरिवेशन कर रहे थे तो इसी फॉर्म में निकला था। 1/3 ऑफ mn के आसपास आपका आंसर आया था। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अब बताओ रेशियो कितना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बता तो सकते हो, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बता सकते हैं मैम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो जरूर बता सकते हैं, कितना हो जाएगा? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 1:2 ओनली। आपको गिवन है P1/P2 इज इक्वल टू 1:2, सो दैट मीन्स N1/N2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1:2। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। शॉर्ट रिकैप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा आपको दो वेसल गिवन है जिनकी वॉल्यूम सेम है, उनको आपने सेम गैस से भरा है, सेम टेम्परेचर पे भरा है। प्रेशर ऑफ गैस जो है वो आपका रेशियो है 1:2 आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि सबसे पहले बताओ RMS स्पीड का रेशियो कितना होगा और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दोनों वेसल के अंदर होंगे, उनका भी रेशियो बताओ। ठीक है, तो VRMS की वैल्यू तो आपको पता है √3RT/m होती है। तो यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS की दोनों केसेस में वैल्यू 1 रहेगी, मतलब वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी दोनों केसेस के अंदर। सो दैट इज व्हाई द रेशियो ऑफ बोथ द स्पीड्स इज कमिंग आउट टू बी 1:1। ये वाला पार्ट क्लियर है? प्रिया मनसा बेटा, इज दिस क्लियर? ठीक है। बेटा वहां पे ये जो C है ना सपोर्ट मटेरियल में, अगर आप देख रहे हो तो ये जो VRMS की जगह है उन्होंने C लिख दिया है, तो C ही आपका VRMS है। उधर उन्होंने खाली डिनोशन अपनी चेंज कर रखी है। VRMS से ज्यादा अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा अगर VRMS लिखते हो तो। ठीक है, अब सेकंड केस में प्रेशर जो है इट इज इक्वल टू 1/3 ρ VRMS का स्क्वायर।
तो प्रेशर, अब रो क्या होता है यार, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी को मैं लिख सकती हूँ mn अपॉन v के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो P1 अपॉन P2 जो होगा वो आपके पास 1:2 आ जाएगा। इज दैट ओके गाइस? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? इज इट ओके? ठीक है, वीआरएमएस का ये एक और क्वेश्चन कर लो, जितना मुझे लग रहा है ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी इसके ढेर सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। रवि बेटा क्या समझ नहीं आया, एक बार ये बताओ अब इस क्वेश्चन में। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें कहाँ फंस रहे हैं बच्चे? ये तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है केटीजी का। बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वीआरएमएस इज इक्वल टू √3 RT अपॉन एम। बेटा अभी आए हो तो एक बार आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा जो भी अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन से भी आपका वीआरएमएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चा। बाकी सारे जो क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं क्लास में, क्योंकि 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो उसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। कल की भी क्लासेस की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग सारी अपडेट कर दी थी बेटा मैंने, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है बच्चा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सर्टेन टेम्परेचर T इज इक्वल टू V। तो आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है एट सर्टेन टेम्परेचर, मतलब 3 RT अपॉन m की वैल्यू आपको गिवन है एज V। अब आपको क्या बोला है, अगर आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया, मतलब जो नया टेम्परेचर है आपके पास दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ओल्ड टेम्परेचर। और क्या बोला है आपको, ऑक्सीजन गैस जो है वो डिसोसिएट हो गई इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। इस चीज का मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन गैस आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाएगी, इस चीज का मतलब क्या है, मोलर मास आपका आधा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, अब वो आपका डिसोसिएट हो गया है। तो जो नया आपके पास मोलर मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू m/2, है ना। इज दिस ओके? ऑक्सीजन गैस की अगर आप बात करते हो तो आप O2 से डील करते हो। अगर वो आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई है, मतलब दो उसके एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स हो गए हैं, तो बेटा आपका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो आधा, मोलर मास जो रहेगा वो आधा हो जाएगा ना, है ना बच्चा। तो अब यहां से मैं नई वीआरएमएस का एक्सप्रेशन निकाल सकती हूँ। V प्राइम विल बी इक्वल टू √3 RT प्राइम अपॉन m प्राइम, मतलब √3R2T divided by m/2. So this is equal to √3RT upon m multiplied by 4, which is equals to 2V. आ गया आंसर? आ गया आंसर? ये 4 वाली टर्म बाहर आके 2 बन जाएगी, 3RT अपॉन m आपका V के बराबर है, जो आपकी पुरानी वाली वेलोसिटी थी VRMS। इज इट ओके गाइस? यस बेटा, जो आपकी VRMS होती है दैट इज इक्वल टू √3RT/m। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया है और ऑक्सीजन गैस जो है वो आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएट हो गई है, ठीक है। मतलब आपका टेम्परेचर डबल हो गया, तो नया टेम्परेचर आई कैन राइट एज 2T। और आपकी ऑक्सीजन गैस अगर एटॉमिक ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो मोलर मास है वो आधा हो जाएगा ना यार, है ना। आपकी ऑक्सीजन का पूरा एक जो मॉलिक्यूल था वो टूट गया, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। एटॉमिक ऑक्सीजन में अगर वो चेंज हो गई तो आपका मोलर मास जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगर m/2 में से 2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई कैन राइट दिस एज व्हाट, 3R मल्टीप्लाइड बाय 2T। अगर ये m/2 में से 2 को ऊपर ले गए तो यहाँ पर एक 2 का फैक्टर भी तो और आ जाएगा ना। ये सिंपल सिंपल मैथ्स है ना ये तो, है ना बेटा। तो अब मैंने खाली नई V का जो फॉर्मूला है वो लगाया, इट शुड बी इक्वल टू 3R नया टेम्परेचर डिवाइडेड बाय नया मोलर मास। नया टेम्परेचर आपको 2T गिवन है, मोलर मास जो है वो आपको m/2 गिवन है, तो यही तो ये 2 का जो फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा ना, इस तरीके से हो जाएगा ना मामला। सो आई कैन राइट इट एज √3T अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय 4। सो दिस विल बी इक्वल टू V प्राइम इज इक्वल टू 2V। शिवानी बच्चा रिपीट तो कर रही हूँ, अभी समझ में आया? हाँ वही, अगर टेम्परेचर डबल होगा तब आपकी वीआरएमएस डबल नहीं होगी, तब आपकी √2 का फैक्टर आएगा बेटा, ठीक है। तब आपका वीआरएमएस के अंदर √2 का फैक्टर आएगा। क्या समझ नहीं आया बच्चा? आपकी पुरानी वीआरएमएस जो थी वो हमने डायरेक्टली 3RT अपॉन m लिख रखी है,
नई जो आपकी स्पीड आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि टेम्परेचर आपका डबल कर दिया है। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो हमने डबल कर दिया है, और ऑक्सीजन गैस क्योंकि आपकी डिसोसिएट हो गई है एटॉमिक ऑक्सीजन में, तो मोलर मास जो है वो आपका कम हो गया है ना, मोलर मास आपका हाफ हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे एक्सप्रेशन में, तो जो नया वाला है और पुराना वाला है उसके बीच में 2 का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है बेटा शिवानी? आप आगे चले बच्चों? ऑल राइट, तो अब ये वाले क्वेश्चन देख लो। दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि गिवन है ना बेटा आपका मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो होता है वो, उसमें 2 एटम्स होते हैं ना ऑक्सीजन के। अगर वो डिसोसिएट हो जाएगा तो डिसोसिएट होने पे वो 2 एटम्स आपके अलग अलग बन जाएंगे, है ना, तो हाफ ही तो होएगा ना आपका मास जो है। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चन पे आओ बच्चों। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। हाँ, तो वही मैं वही ट्राई करती हूँ कि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करवाएं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए बेटा। तो यहाँ पे आपको एक पार्टीशन गिवन है जो कंटेनर को डिवाइड कर रहा है, जिसकी इंसुलेटेड वॉल्स हैं, 2 कंपार्टमेंट में वो डिराइव कर रहा है, और सेम गैस को भरा हुआ है आपने। तो आपसे पूछा है कि रेशियो बता दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर रेशियो निकालना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर ट्वाइस हो रहा है। शिवानी बच्चा, क्वेश्चन में गिवन था उस वाले में कि टेम्परेचर आपका ट्वाइस हो रहा है। ठीक है, ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन था। ऑल राइट बेटा, तो कल वाला तो क्वेश्चन वो एक्चुअल में मुश्किल था, वो तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो सही में मुश्किल था क्वेश्चन, बट ये चलो फिर एक बार क्लास की वापसी, एक बार क्लास के एंड में हम ना 5-10 मिनट अपने वही डिस्कशन में रखेंगे, तो एक बार फटाफट वापसी आ जाएंगे, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं बच्चों को वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या करें? आपको एक पार्टीशन गिवन है, ये आपका एक कंटेनर सा गिवन है, इसकी इंसुलेटेड वॉल्स है, आइसोलेटेड कंटेनर है। आगे तो चल गए, अगला क्वेश्चन आ गया। तो अब सेम गैस इज फिलिंग दीज 2 कंपार्टमेंट्स, आपको बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना है अगर, मैं तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लूंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो जो ये पहला कंटेनर है, जो ये पहला चेम्बर है, उसमें मैं लिख सकती हूँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कैन आई राइट दिस? है ना, लेट मी से दैट दिस इज N1। और जो सेकंड कंटेनर रहेगा, है ना, फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर तो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं, N1 आरटी हो गया मेरा। सेकंड वाले कंटेनर में क्या आ जाएगा मेरे पास? 2p मल्टीप्लाइड बाय 2v इज इक्वल टू N2r मल्टीप्लाइड बाय 2t। इज दिस ओके? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दोगे? ठीक है, विजिबल है बच्चा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो लगाया, आइडियल गैस इक्वेशन है यार, ये तो 3 मार्क का भी नहीं, 1 मार्क का है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ना। फर्स्ट में पीवी इज इक्वल टू N1 आरटी बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। सेकंड में आपका 2p मल्टीप्लाइड बाय 2v मस्ट बी इक्वल टू N2r मल्टीप्लाइड बाय 2t, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सेकंड कंटेनर में जो आपका प्रेशर है दैट इज 2p, वॉल्यूम है 2v, और टेम्परेचर है 2t के बराबर। तो यहां से भी आगे चल सकते हैं बेटा। ठीक है, इसका मतलब है कि सेकंड कंटेनर में क्या हो रहा है, 4pv मस्ट बी इक्वल टू N2r मल्टीप्लाइड बाय 2t। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, आपके पास 2 बचेगा। सो यू गाइस विल बी लेफ्ट विद 2pv इज इक्वल टू N2rt। अब मैं ये जो सेकंड वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको डिवाइड कर सकती हूँ। कैन आई डिवाइड दिस? फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं? स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, आई थिंक खाली 2 का फैक्टर आ जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट और इसको डिवाइड करते हैं तो N1 अपॉन N2 मेरा कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यही आंसर है। अब बताओ, ये 3 मार्क का तो क्वेश्चन भी नहीं है, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन गिवन है, दिस इज नॉट अ 3 मार्क क्वेश्चन। इज दिस क्लियर गाइस? ये चीज सबको समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, सबको समझ में आया? यस, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब सीपीसीवी के ऊपर आ जाओ। सीपीसीवी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सब बच्चे ऐसे शांत बैठे थे तो थोड़ा सीपीसीवी के बारे में बात कर ले। सीपी आप लोगों को पता है मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी भी आप लोगों को पता है कि इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को यही बताना है, आप लोगों को डिराइव करना है दैट गामा इज इक्वल टू 1/2 1 + 2 अपॉन n, जहां पर n जो है वो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर है। हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन करवाएंगे ना बेटा?
पिछले वाले क्वेश्चन में दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, इज द लास्ट क्वेश्चन क्लियर ना? ठीक है बेटा, हाफ ही तो होएगा, 1/4 तो नहीं होएगा। 2p मल्टीप्लाइड बाय 2v शुड बी इक्वल टू n2r मल्टीप्लाइड बाय 2t। तो दोनों साइड से 2b तो कट जाएगा ना, टेम्परेचर और प्रेशर वाला जो 2 है, 1:2 ही तो आएगा बेटा। आप लोग जस्टिफाई करो कि 1:4 कैसे आ रहा है ना? यहाँ पर टेम्परेचर का 2t भी तो है, ये हो सकता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का 2t भी तो है ना बेटा, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा ना फिर तो, टी और टी का जो फैक्टर रहेगा। गलत हो सकता है, मैं गलत के बारे में कुछ नहीं बोल रही, गलत डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, हाँ सपोर्ट मटेरियल में हो सकता है फिर मिस्टेक हो बच्चा, इसका आंसर तो 1:2 ही आना चाहिए, दैट इज व्हाट आई थिंक। ऑल राइट, तो चलो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत भी है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, मैक्सवेल्स का इक्को पार्टीशन लॉ जो है वो भी थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो सीपी और सीवी का मतलब आप लोगों को पता है, सीपी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी होती है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है कि ये जो सीपी अपॉन सीवी दैट इज इक्वल टू 1+2 अपॉन एन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गामा। ठीक है, ये वाली जो फैक्टर होती है ये आपकी गामा के भी इक्वल होती है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका गामा के भी इक्वल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि गामा बताओ कि गामा इज इक्वल टू 1+2 अपॉन एन, तो वो भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है बेटा, ठीक है, अभी कुछ लिखा नहीं है मैंने। हाँ तो चलो मैं बताती हूँ कि कैसे वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले मैक्सवेल्स का इक्विपार्टीशन लॉ क्या बोलता है? मैक्सवेल्स का इक्विपार्टीशन लॉ क्या बोलता है कि जो भी मेरी एनर्जी है वो सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली बढ़ जाएगी, है ना? इक्विपार्टीशन लॉ यही बोलता है, मैक्सवेल्स का इक्विपार्टीशन लॉ यही तो बोलता है कि जो भी मेरी एनर्जी है वो सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने देखा था कि अगर आप किसी भी बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, अगर आप 1 मोल के बारे में बात कर रहे हो, एंड इफ यू आर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारी कितनी एनर्जी आती है इस सिचुएशन में? व्हाट इज द एनर्जी इक्वल टू? अगर मेरे पास 1 मोल है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इस सिचुएशन में एनर्जी कितनी हो जाती है? हाफ केबीटी। हाफ केबीटी के बराबर आ जाती है मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी रहती है वो। यही पढ़ा होगा ना यार मैक्सवेल्स लॉ में, ये आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी होती है भाई। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास 1 मोल है और मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट आई एम हैविंग n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन व्हाट विल बी माय इंटरनल एनर्जी? E विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ n kbt। इज दिस आल्सो ओके? E will be equal to half n kVt. You can also write it as half n RT। ठीक है, इसको आप एन आर टी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आपको केबी और आर के बीच में अगर एक्सप्रेशन पता हो तो। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है क्या? इज दैट ओके? ठीक है, तो अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई, तो आप लोगों को पता है कि ये सीवी क्या होती है? सीवी होती है इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n/2r। f/2r लिखते हो ना सीवी की वैल्यू, तो n/2r आ जाएगी वैल्यू। ठीक है बच्चा, एक बार जिया बेटा, एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही होगी। और आप लोगों को ये भी पता है कि सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, तो यहां से सीपी की भी वैल्यू आ जाएगी। सीपी की वैल्यू कितनी आएगी? सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको प्लस करेंगे अगर तो हम n/2r प्लस 1 प्लस आर, इस तरीके की वैल्यू आ गई। हाँ हाँ, एन आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है। तभी मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, बड़ी क्वेश्चन बच्चों को क्लास में ही मैंने करवा रखा है। ठीक है, सीपी और सीवी की वैल्यू आ गई क्या? इतने ज्यादा कंफ्यूजन बच्चा,
डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक बार मैक्सवेल्स का पार्टीशन लॉ सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है, मैक्सवेल्स का पार्टीशन लॉ याद रखो। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपकी जो एनर्जी रहती है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मेरे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो इस तरीके से हम कुछ लिखते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ केवीटी, इसके फॉर्म में आप एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अगर मेरे पास n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है तो मैं एनर्जी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ, यस मैम, नो मैम, है ना। तो अगर मेरे पास ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से मैं सीवी बता सकती हूँ, सीवी कितना हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, यही तो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर हमने पढ़ रखा है ना, सीवी की वैल्यू आ जाती है। इसको यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर आप लोगों को और आसानी लगे तो, ठीक है, ये आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है ना, और सीवी की आपको वैल्यू पता है डी यू अपॉन डी टी के बराबर होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीवी की वैल्यू हो जाएगी n/2 r के बराबर। बेटा r और k के बीच में रिलेशन होता है, kb इज इक्वल्स टू r अपॉन n, तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, n आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाला पार्ट नंबर ऑफ मोल से कट के आ जाता है आपके पास, ठीक है। एक बार ये वाली जो चीज है वो आप प्लीज मेरे नोट्स में जाकर पढ़ो, वहां से भी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ में। मनसा बेटा क्या समझ नहीं आया, क्या रिपीट किया जाए, एक बार ये बताओ, बताओ बच्चों। बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो रहती है आपकी वो हाफ एन के टी के बराबर आती है आपकी, ठीक है। अगर आप किसी भी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, हाफ एन के टी के बराबर आएगी अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लूं, अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो जो इंटरनल एनर्जी रहती है वो हाफ एन केवीटी के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप हाफ एन आर टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन में गिवन है ना बच्चा कि आपके पास एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे एफ की जगह एन लिखा हुआ है हमने, तो दैट इज वाई हम उसको एन के टर्म्स में डिराइव करना है। क्लियर है बेटा, मनसा बेटा क्लियर है, शिवानी, मनसा, सुहाना, क्लियर है बच्चों। फिर सीवी क्या होता है आपका, सीवी आपको पता है इट इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। थर्मोडाइनामिक्स में हमने देखा था ना कि दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी, है ना। तो यहाँ से सीवी की जो वैल्यू है डायरेक्टली मैं डी यू बाई डी टी के फॉर्म में लिख सकती हूँ, डी यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ से टी हटा दो, n/2 r बचेगा। तो कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, सीवी की वैल्यू आपके पास n/2 r के बराबर आती है। बेटा ब्रैकेट इज इक्वल टू आर मतलब, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया शिवानी। और सीपी जो होता है ये आपका मेयर्स रिलेशन पढ़ा होगा, बच्चों ने ऐसे मेयर्स रिलेशन का नाम सुना है, तो मेयर्स रिलेशन में यही तो पढ़ा है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, है ना बेटा। अभी क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ एक बार। बेटा क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई परफेक्ट गैस है जिसकी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना है, दैट सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल्स टू 1 + 2 अपॉन n। नहीं, वो r के बराबर थोड़ी है बच्चा, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है ना, तो सीवी की वैल्यू अभी हमने n/2 r निकाली, तो सीपी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, n/2 r और r को, तभी तो मेरे पास आंसर आएगा। ये ब्रैकेट हटा ही देते हैं लो, और उससे समझ में आए तो, है ना बेटा, तभी मैं बोल रही हूँ ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्लियर है बच्चा। अब यहां से हमने क्या देखा, दैट सीवी इज इक्वल टू n/2 r हो गया, और सीपी की वैल्यू कितनी आई है, अगर यहां से मैं ये n/2 + 1 r आ गई मेरे पास, है ना, अगर मैं r को कॉमन ले लूं तो इन दोनों का रेशियो ही तो निकालना है, निकाल लो, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। सीपी अपॉन सीवी कितना हो जाएगा, r से r कट जाएगा, आपके पास बचेगा n/2 + 1 डिवाइडेड बाय n/2। कर लोगे इसको सॉल्व, ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ। चलो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं वो लेती हूँ क्या कहते हैं इसको, कॉमन वगैरह लेते हैं हम यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा, n + 2/2 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 2 से 2 कट गया,
आपके पास बचा n+2/n। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकंड। अभी विजिबल है बच्चों? इन दोनों को डिवाइड कर दिया बस मैंने, फिर एलसीएम ले लिया। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो n/2+1/n/2 बच जाएगा। फिर अगर आप एलसीएम लेते हो तो ऊपर आपके पास डायरेक्टली n+2 आ जाएगा। ठीक है, n+2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n आपके पास बचेगा। तो जब इसको सॉल्व करते हो दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो दैट मीन्स दैट Cp/Cv इज इक्वल्स टू 1+2/n। तो आ तो गया आंसर, यही तो निकालना था आपको। ये सेम हमने जब क्लास कर रहे थे तब भी डिस्कस कर रखा है बेटा क्वेश्चन। द सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी वर कंसीडरिंग व्हेन वी वर डूइंग इट एज वेल। ठीक है, जब हम क्लासेस कर रहे थे तब भी ये वाला क्वेश्चन कर रखा है बच्चों। ऑल राइट, क्लियर है। n+2/n नहीं आएगा बेटा। हाँ, n+2/n ही तो आ गया, मेरा भी तो भाई आया है। इसको अगर मैं n से डिवाइड कर दूंगी तो n और n कट जाएगा, आपके पास n+2/n बच जाएगा ना, 1+2/n। सो दैट इज द आंसर, दैट इज व्हाट यू हैड टू फाइंड। इज दिस ओके गाइस? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैं बता रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेयर्स रिलेशन भी अभी हम अगली क्लास में ट्राई करेंगे डिराइव करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मतलब मेरे को तो लग रहा है कि सीपी या सीवी के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। यूजुअली उससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, या तो फिर आपका मेयर्स रिलेशन पूछ लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ से मेयर्स रिलेशन को प्रूव करो। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सवेल्स का इक्को पार्टीशन लॉ आप लोगों को पता है क्या होता है, कि आपके सारे के सारे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसके अंदर इक्वली एनर्जी डिवाइड रहती है। और कितनी एनर्जी डिवाइडेड रहती है पर मॉलिक्यूल? हाफ केबीटी एनर्जी आपकी डिवाइडेड रहती है पर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो अगर आप n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में लिखते हो, ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है मॉलिक्यूल्स के लिए, ये एक्सप्रेशन आपके पास मोल्स के लिए आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास मोल्स के लिए आता है, कि हाफ एनआरटी आपके पास एक्सप्रेशन रहता है। तो अगर आपके पास अब इंटरनल एनर्जी आ गई, सीवी की वैल्यू होती है इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। सो दैट विल कम आउट टू बी n/2r। कुछ नहीं लिख रही हूँ बेटा, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है खास। ठीक है, सीवी की वैल्यू जो होगी वो आपकी n/2r के बराबर आएगी। और Cp+Cv, Cp-Cv इज इक्वल टू r, मेयर्स रिलेशन होता है। यहां से जब Cp की वैल्यू निकालोगे उसकी भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चा। हाँ, अच्छा किया, एक बार क्लास के पहले पहले रिवाइज कर लिया करो फिर आया करो, ताकि क्वेश्चंस पे सॉल्व करने से आपको फायदा हो। क्लियर है? आगे चले। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो बच्चा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर डाउट है तो वो हम एक बार क्लास के एंड में 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ऑसिलेशन रात को करेंगे हम, उसके पहले कोई नहीं, बीच में ब्रेक्स मिलेंगे तब रिवाइज कर लेना बेटा। ऑल राइट, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़े से 5-10 मिनट का आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो वाली चीज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं कि मैम हम इस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं क्योंकि ये इतना लंबा है। तो अब इस देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको बोला क्या गया है, दैट यू आर हैविंग 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तीनों वेसल्स की कैपेसिटी सेम है, मतलब तीनों वेसल्स की वॉल्यूम सेम है। राइट, व्हाट यू आर हैविंग इज, यू आर हैविंग 3 वेसल्स। आपके पास 3 ऐसे वेसल्स हैं जिनकी वॉल्यूम सेम है, विद सेम वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही गिवन और टू फाइंड लिखते रहो, काम होता रहेगा। आपके पास 3 वेसल्स हैं जिसकी आपको वॉल्यूम सेम के बराबर गिवन है। आपको बोला है कि पहले वेसल के अंदर नियोन है, नियोन आपकी मोनो एटॉमिक गैस होती है। दूसरे वेसल के अंदर क्लोरीन है, क्लोरीन आपकी डायटोमिक गैस होती है। नियोन का सिंबल होता है Ne, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, और अगले वाले में आपकी यूरेनियम है। यूरेनियम का सिंबल क्या होता है? Ur। यही होता होगा, और क्या होता होगा। ठीक है, जो आपकी पॉलीएटॉमिक गैसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, यस और नो गाइस? यस और नो? हाँ, मैं समझ गई, पानी पी लेंगे अभी क्लास खत्म होने के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको 3 वेसल्स गिवन है शिवानी बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो। 3 वेसल्स आपको इक्वल कैपेसिटी के गिवन है, उनके अंदर आपने गैसेस भर रखी है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे भर रखी है। 3 तरीके की गैसेस भरी हुई है, पहले वाले में नियोन, दूसरे वाले में क्लोरीन, और तीसरे वाले में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। हाँ, तो UR इज द रॉन्ग सिंबल। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड तो आई थिंक UF6 टाइप का कुछ हो जाएगा। तो जो भी गैस है, इसे रैंडम में गैस भर रखी है, UF6 लिख देते हैं इसको।
ठीक है, तो आपसे सबसे पहली चीज ये पूछिए, ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, तो सबसे पहली चीज ये पूछिए क्या इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके इक्वल होंगे। तो बिल्कुल सही बोला है रेशम ने, यहाँ पर हम एवोगैड्रोस लॉ यूज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास वेसल्स की वॉल्यूम सेम है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, तो चाहे आपने कोई भी गैस भर रखी हो उसके अंदर जो नंबर होगा दैट विल बी इक्वल। ठीक है, ऑल थ्री वेसल्स विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दिस ओके गाइस? all three vessels, ठीक है, all three vessels will have equal number of molecules। तो ये तो गिवन हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेम इन ऑल द थ्री केसेस? तो बताओ रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेम होगी क्या? रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेम होगी? सेम नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, सेम होगी तो क्यों होगी? आपको पता है कि वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, जहां पे m आपका मोलर मास रहता है। मोलर मास हो गया, मास ऑफ एटम्स हो गया, कुछ भी बोल लो, तो सेम थोड़ी होगी। वी आर एम एस सारे केसेस में सेम थोड़ी होगी भाई। सो वी आर एम एस विल नॉट बी द सेम because it is depending on molar mass and the molar mass of all of these will be different. Molar VRMS will not be the same. तो अब आपसे अगली चीज क्या पूछी है कि किसकी सबसे ज्यादा होगी? वीआरएमएस सबसे बड़ी किसकी होगी? नियॉन जो होता है ना, नियॉन का मोलर मास सबसे कम होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, नियॉन का मोलर मास सबसे कम होता है, तो वीआरएमएस विल बी ग्रेटर फॉर नियॉन, विल बी ग्रेटेस्ट फॉर नियॉन। इज इट ओके गाइस? ये क्वेश्चन समझ में आया? इज इट ओके गाइस? मोलर मास सबका याद रखने की जरूरत नहीं है यार, एक वो सीरीज बनती है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सब बच्चों ने। हाँ भाई, मैं बोल रही हूँ इतना सा क्वेश्चन है, बड़ा सा आंसर है, 3 क्वेश्चन के पार्ट से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये सीधा। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा मोलर मास के बारे में, जब फर्स्ट टर्म में आई थिंक सबसे पहला चैप्टर 11th में मोल्स ही आता है। इतना सा ही था, इतने से ही क्वेश्चन है, इतने से क्वेश्चन से ही बच्चे डर जाते हैं। बेटा वीआरएमएस कांस्टेंट रहेगी, बट तीनों के तीनों गैसेस के लिए तो अलग हो सकती है ना। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर वगैरह चेंज करो तो वीआरएमएस चेंज नहीं होती, बट तीनों गैसेस में तो अलग अलग वैल्यूज आएगी ना वीआरएमएस की। बच्चा समझ रहे हो बेटा? ठीक है, और बताओ इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है? ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए फिर। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन इफ यू गाइस आर नॉट हैविंग एनी डाउट्स। हाँ, तो वीआरएमएस का एक्सप्रेशन पूछा था आपसे, पूछा ही इतना सा था क्वेश्चन में, और कुछ पूछा ही नहीं था। ज्यादा पूछते तो मजा आता। चलो फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकियर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन बेस्ड है, तो वो भी आप देख लेना। इकलौता लॉन्ग आंसर में आपका वही क्वेश्चन प्रोबेबल है इस वाले चैप्टर के केस में। नहीं, वीआरएमएस के आ सकते हैं बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला सीपी सीवी वाला चीज आ सकता है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ऑल राइट, तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास यू आर हैविंग 2 थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स, एक आपके पास 1 है और 2 वेसल्स हैं आपके पास। ठीक है, वही मैंने कहा था कि आज की क्लास में वीआरएमएस रट जाएगा। विद एयर एट टेम्परेचर T1 T2, वॉल्यूम V1 V2, प्रेशर P1 P2, आपके पास 2 वेसल्स है, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर सबका अलग अलग है। अगर आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम पे इसका टेम्परेचर कितना होगा। बिल्कुल सही बेटा, बॉयल्स लॉ लग रहा है इधर। बाकी बच्चे बताओ क्या लग रहा है? बेटा बॉयल्स लॉ नहीं लग रहा है इधर। ठीक है, आप लोगों को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर कब होएगा? इक्विलिब्रियम कब होएगा यहाँ पर इस सिचुएशन में, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे? इक्विलिब्रियम आपका तब होएगा जब नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो इक्वल हो जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो N1 की वैल्यू कितनी है? N1 की वैल्यू कितनी है? P1 V1 अपॉन R T1। और N2 की वैल्यू कितनी है आपकी? एक सेकेंड, आई थिंक स्क्रीन स्टक है। N2 की वैल्यू कितनी है? P2 V2 अपॉन R T2। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा?
इक्विलिब्रियम पे आपका ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक तरीके से हम इस तरीके की इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैम n1 प्लस n2 जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाना चाहिए एंड दैट मस्ट बिकम इक्वल टू द न्यू नंबर ऑफ मोल्स एक तरीके से। सो व्हाट आई विल हैव इज आई विल हैव समथिंग लाइक दिस, द इक्वेशन व्हिच आई विल गेट इज दैट n1 प्लस n2 मस्ट बी इक्वल टू द न्यू नंबर ऑफ मोल्स, जो भी मेरे पास न्यू नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, P1V1 अपॉन R T1 प्लस P2V2 अपॉन R T2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट। अब इस गैस का कुछ फाइनल प्रेशर होएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय RT। एक सेकेंड, विजिबल है बेटा अभी? ये वाली इक्वेशन दिख रही है सब बच्चों को? तो यहां से T की वैल्यू निकल जाएगी, टी की वैल्यू निकल जाएगी। बेटा मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास दो थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स हैं जिसका आपको वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ गिवन है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो तो आपको बताना है कि जो वेसल होगा जो ज्वाइन करने के बाद आएगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा। तो सबसे पहले आप ये चीज देखो कि अगर आप वेसल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स के बीच में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट रहने चाहिए ना, जो बिफोर थे और जो आफ्टर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है दैट शुड बी कांस्टेंट। तो वही तो मैंने किया है, पहले मेरे पास एक कंटेनर में n1 था, दूसरे में n2 था, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे ना बेटा। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर। तो यहां से अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ये टी की वैल्यू निकल जाएगी, आर 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 कट गया, बचेगा क्या? ऊपर आप लोगों के पास क्या बचेगा, P1V1 T2 प्लस P2V2 T1 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2 अपॉन T। यहां से निकाल लोगे ये जो T है इसकी वैल्यू, T की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम, नो मैम? ठीक है, तो बस यही करना है, यहां से आपको T की वैल्यू निकालनी है और आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टी की वैल्यू निकालनी थी कि अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है। बेटा ग्रीन वाले में तो मैंने खाली यहाँ पे एलसीएम लिया है, P1V1 T2 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो P2V2 T1 आ जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, खाली एलसीएम लिया है बेटा। इज इट ओके गाइस? ठीक है, तो टी की वैल्यू आप निकाल दो और ये वाला क्वेश्चन भी डन है। ठीक है, तो इतने इतने से क्वेश्चंस होते हैं ये जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को समझ नहीं आता है कि मैम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। क्या बेटा? नीचे तो टी था ही ना, P2V2 डिवाइडेड बाय RT2 था ना नीचे, है ना। यहाँ पे नीचे तो आपका टी का एक्सप्रेशन रहेगा ना। जो फाइनल वाला हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। तो ये वाली चीज यहाँ पे यूज आ रही है। ठीक है शिवानी बच्चा? हाँ, फिजिक्स फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए, वही मैं बोल रही हूँ कि फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए। मजा आया सब बच्चों को अभी वाली क्लास में? केटीजी ऐसे पूरा रिवाइज हो गया बेटा? ठीक है, अच्छी बात है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। अभी थोड़े से डाउट्स ले लेते हैं।